उपराष्ट्रपति का नेक्स्ट जो लेक्चर, जो हमने लास्ट लेक्चर में आप सभी को बताया कि हम इससे आगे का अगले पार्ट में करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे। तो सभी आ जाइए एक बार। और उपराष्ट्रपति के लिए आगे बढ़ते हुए, यात्रा को स्टार्ट करते हुए, अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हुए इसको समाप्त करते हैं। उपराष्ट्रपति चैप्टर बहुत छोटा है, क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति का कार्य, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि उपराष्ट्रपति का कार्य इतना कोई बड़ा नहीं है। इसका काम केवल यही होता है कि वो राज्यसभा को अच्छे से चेयर कर ले, उसको मोनेटाइज कर ले, दैट्स ऑल। ठीक है, ओके, इट्स एनफ। चलिए, तो सबसे पहले मैं क्या पढ़ा रहा था, यानी पॉलिटी तो खैर थी, मतलब उपराष्ट्रपति में मैं शायद आर्टिकल की तरफ था, और आर्टिकल था मेरा 66, राइट। चलिए, तो आर्टिकल 66 की तरफ देख लेते हैं एक बार। और हमारा था भारत का उपराष्ट्रपति, चैप्टर का नाम तो यही था ना, भारत का उपराष्ट्रपति। ओके, देखिए, तो भारत के उपराष्ट्रपति। चलिए, उसके अलावा हम बात करते हैं अनुच्छेद 66 की तरफ। ये अनुच्छेद 66 क्या कहता है, देखिए, अनुच्छेद 66 ये कहता है कि उपराष्ट्रपति पद की योग्यताएं, उपराष्ट्रपति पद की योग्यताएं, योग्यताएं। तो उपराष्ट्रपति पद की योग्यताएं क्या होती हैं? पहली बात तो भारत का नागरिक होना चाहिए। चलिए, तो आप लिख सकते हैं कि भारत का नागरिक होना चाहिए। कलर चेंज करना पड़ेगा तभी ज्यादा सही लगेगा, मत सारा येलो येलो हो जाएगा फिर। चलिए, तो लिख सकते हैं, पहला पॉइंट है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए, पहला पॉइंट तो फिक्स होता है सभी में, ठीक है। दूसरी बात कर लेते हैं कि दूसरा पॉइंट इसमें दे रखा है कि भारत के नागरिक के साथ और क्या है, 35 वर्ष की आयु, 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए, यानी कंप्लीट होना चाहिए 35 वर्ष का वो व्यक्ति, तब तो उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ेगा, वरना लड़ ही नहीं सकता। ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात करें, थर्ड पॉइंट में है कि राज्यसभा, देखो, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की योग्यताओं में केवल एक ही अंतर है, वो है राष्ट्रपति पद में यह मांगा जाता है कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्य होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा उपराष्ट्रपति में यह मांगा जाता है कि राज्यसभा सदस्य का बनने का योग्य होना चाहिए। दोनों में बस यही फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। तो आप लिख सकते हैं कि राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता हो, होना नहीं चाहिए, योग्य हो, यानी कभी वो राज्यसभा का मेंबर रहा हो और लोकसभा का भी रहे तो इट डजंट मैटर, ठीक है, लेकिन राज्यसभा का होना बहुत जरूरी है। राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता हो, बनने की योग्यता हो। ओके, उसके बाद में थर्ड पॉइंट की बात, फोर्थ पॉइंट की बात कर लेता हूं, सॉरी। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि वह भारत सरकार यानी उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने के लिए, उम्मीदवार, उसे भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी सेवा में लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो लिख सकते हैं आप कि भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार या अन्य कोई राज्य सरकार या अन्य राज्य सरकार, अन्य राज्य सरकार के पद के अधीन, के पद के अधीन कोई लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, कोई लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इस बात को अच्छे से ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ें, कोई अन्य लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। यह थी उपराष्ट्रपति पद की योग्यताएं। अब देखो, ज्यादा मैं एक्सप्लेन करने इसलिए नहीं चाह रहा क्योंकि मैं आपको राष्ट्रपति अच्छे से पढ़ा चुका हूं। राष्ट्रपति में मैंने बताया था कि लाभ के पद कौन कौन से हैं और लाभ के पद कौन कौन से नहीं हैं। कल को यह मत कहना सर राज्यसभा का एक व्यक्ति मेंबर था
और वह लाभ के पद पर रहते हुए उपराष्ट्रपति बन गया। तो पहली बात तो बच्चों, राज्यसभा का सदस्य होना सरकार में या कोई भी होना, यदि वो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है पहले से, या वो किसी सरकार का मंत्री है, स्टेट में चाहे सेंटर में, या सदस्य है, डजंट मैटर, क्योंकि ये सभी चीजें लाभ के पद में नहीं आती हैं। यदि कोई एक व्यक्ति राज्यसभा का मेंबर है और राज्यसभा का मेंबर रहते हुए वो उम्मीदवार बन गया और उम्मीदवार से वो प्रेसिडेंट बन गया या उपराष्ट्रपति बन गया, तो कल को ये मत कहना सर उसने लाभ का पद नहीं छोड़ा था, आप तो गलत थे, आपने गलत बताया। भाई राज्यसभा का सदस्य का होना लाभ के पद में नहीं आता है। मैं आपको फिर बता दूं, यदि मान लो कोई व्यक्ति मंत्री भी है, मिनिस्टर भी है, और वह कल को इतने ऊंचे पद पर पहुंच जाता है, तो वो लाभ के पद में नहीं आता। लाभ का पद होता है भारत सरकार की नौकरी, जिसे आप आईएएस, आईपीएस या अन्य सेंट्रल सर्विसेज की बात कर सकते हैं। राज्य सरकार में भी कई सारी सर्विसेज होती हैं, वो लाभ के पद में आती हैं। ठीक है, तो लाभ के पद क्या क्या नहीं है और लाभ के पद क्या क्या हैं, इन दोनों में मैंने बहुत माइन्यूट डिफरेंस बताया था। खैर सभी को याद होगा। चलिए, तो राष्ट्रपति पद की, उपराष्ट्रपति पद की योग्यताएं हो चुकी हैं। आप इनमें से कौन सी फुलफिल करते हैं, तो आप देख लीजिए। क्या आप भारत के नागरिक हैं? चलो, एक शर्त तो हमने फुलफिल कर ली। दूसरी शर्त 35 वर्ष की आयु, शायद किसी की नहीं होगी अभी तक तो, ठीक है, और है ना, अभी तो किसी की नहीं होगी ना, तो ये आपने योग्यता पूरी नहीं की है। तीसरी योग्यता, क्या आप राज्यसभा के सदस्य बनने के योग्य हो? अब राज्यसभा सदस्य के बनने के योग्य की पहली जो एज होती है वो 30 वर्ष होती है। आप 30 के भी नहीं हो, आप 30 के भी नहीं हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने पहली शर्त ही कंप्लीट नहीं की, तो आप तीसरी शर्त भी कंप्लीट नहीं करते। और आप पहली बात तो यहां तो सारे बेरोजगारी बैठे, भारत सरकार की अधीन सेवा ही नहीं है, छोड़ेंगे क्या? तो इसका मतलब है कि आप अभी उपराष्ट्रपति के लिए केवल पहली कंडीशन पर ही लागू होते हो, 3 कंडीशन आप लागू नहीं करते हो। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं ये कह रहा हूं कि अभी आप तो किसी भी सेवा में नहीं हो, छोड़ोगे तो तब, पहले ले लो नौकरी। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 67 की तरफ। अब मैं आपको आर्टिकल 67 की तरफ रुक करने वाला हूं, तो डालेंगे अनुच्छेद 67। देखिए, अनुच्छेद 67 ये कहता है, यानी चुनाव की बात करता है। किसकी करता है? उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कैसे होते हैं। चलिए, तो डालेंगे उपराष्ट्रपति पद के चुनाव। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव यानी इलेक्शंस फॉर या इलेक्शंस पोस्ट फॉर वाइस प्रेसिडेंट या इलेक्शन फॉर वाइस प्रेसिडेंट। तो ठीक है, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में पहली बात हम ये कर लेते हैं कि देखो, उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव है, यानी एक मिनट, चुनाव मत करिए इसको, चुनाव में हम अलग आर्टिकल ले लेंगे। ये एक्चुअली में एक कार्यकाल की बात करता है, ठीक है, तो आप कार्यकाल लेके ज्यादा बेहतर रहेगा। चुनाव को हम वैसे ही करा देंगे, आर्टिकल में नहीं है कुछ ऐसा। तो आप लिख सकते हैं कि उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल, ठीक है, ये बेटर रहेगा, कार्यकाल। तो टेनर ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, अच्छा कितना होता है? हाउ मच टेनर ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, कितना होता है? 5 ईयर। तो उपराष्ट्रपति पद का जो कार्यकाल होता है वो शपथ ग्रहण करने की तारीख से, किससे? शपथ ग्रहण करने की तारीख से निश्चित 5 वर्ष का होता है। तो आप लिख सकते हैं कि उपराष्ट्रपति शपथ ग्रहण करने की तारीख से, शपथ ग्रहण करने की तारीख से, ग्रहण करने की तारीख से निश्चित 5 वर्ष का होता है, निश्चित 5 वर्ष का होता है। यानी एक्चुअली में ये पद की रिक्तता को भी बताता है। अब देखें पद की रिक्तता कैसे आती है। सर आप एक बार हमें खुलकर बताएं कि ये उपराष्ट्रपति का जो पद है ये 5 वर्ष के लिए तो होता है, लेकिन 5 वर्ष में मान लो कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जैसे कि मृत्यु का होना, ये तो स्वाभाविक है। देखो, मृत्यु का होना, बीमारी का आ जाना, क्या सर हटा भी सकते हैं इसको हम? क्या स्वेच्छा से त्यागपत्र दे सकता है क्या सर? ये सारी चीजें हमें पहले यहां पर तय करनी होंगी। तो आर्टिकल 67 एक्चुअली में बताता है पद की रिक्तता।
तो चलिए, तो हम पहले पद की रिक्तता के बारे में बात कर लेते हैं कि सर इस कंडीशन में क्या होगा यदि उपराष्ट्रपति अपने पद पर ना रहे, किसको त्यागपत्र देता है, इसकी जगह कौन आता है, ये सारी चीजें पढ़ लेते हैं। बढ़िया लग रहा है ना, एकदम इजी भाषा में, सरल भाषा में चल रहा है सब, कोई टफ भाषा नहीं है। चलिए, तो मैं 67 में बात कर रहा था और मैं बात कर रहा था पद की रिक्तता। और पद की रिक्तता में मैं एक बार बता देना चाहता हूं, चलिए, तो पद की रिक्तता में पहली कंडीशन की मैं बात करूं, देखें, पद की रिक्तता में पहली आती है कि उपराष्ट्रपति अपने निश्चित समय 5 वर्ष से पहले स्वेच्छा से त्यागपत्र दे सकता है। तो लिख सकते हैं आप कि उपराष्ट्रपति निश्चित 5 वर्ष से पहले, निश्चित समय 5 वर्ष से पहले, 5 वर्ष से पहले, 5 वर्ष से पहले किसी भी कारणवश, उसका कोई पर्सनल रीजन हो सकता है, कोई ऑफिशियल रीजन हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है, किसी कारणवश यानी किसी भी रीजन से, किसी कारणवश स्वेच्छा से त्यागपत्र दे सकता है, स्वेच्छा से त्यागपत्र दे सकता है। अब सवाल यह आता है कि सर उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? देखो, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करता है। तो सबसे बड़ी बात है कि यह अपना त्यागपत्र किसको देगा? भारत के राष्ट्रपति को, भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, अब ये मत कहना सर भारत के राष्ट्रपति को इसलिए देता है क्योंकि भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि यह राष्ट्रपति को संबोधित कर देता है कि मैं अपने पद को खाली कर रहा हूं, आप अपनी व्यवस्था देख लीजिए, आपको क्या करना है राज्यसभा का देख लो आप, ये कुल मिला के बता रहा है। चलिए, और राष्ट्रपति ही तो इस त्याग पत्र को जब एक्सेप्ट करते हैं तो उपराष्ट्रपति अपने पद से चला जाता है। उसके बाद दूसरी कंडीशन की मैं बात करूं, दूसरी कंडीशन हो सकती है मृत्यु। ठीक है, इसको बोल सकते हैं अकारण, या कोई बीमारी हो सकती है। चलो, बीमारी हो सकती है, कोई मृत्यु का अकारण मृत्यु हो सकती है। कभी कभी आपने देखा होगा प्लेन क्रैश हो जाते हैं, ठीक है, तो इस वजह से मौसम खराब होने की स्थिति में, या फिर कोई बीमारी ऐसी लग जाती है कि उससे डेथ हो जाती है। चलिए, तीसरी कंडीशन की मैं बात करूं, तीसरी कंडीशन होती है, देखो लिखेंगे कि भारत उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए, क्या सिर्फ उसको हटाया जा सकता है? बिल्कुल, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए किसी भी महाभियोग की जरूरत नहीं है, किसी भी महाअभियोग की जरूरत नहीं है, किसी भी महाभियोग की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। अब क्यों नहीं है सर, ऐसे कैसे कर रहे हो कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए आपने महाभियोग लाए थे? अब मैं थोड़ी लाया था, संविधान में है, अब अच्छी बात है, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कोई भी महाभियोग नहीं चाहिए, क्योंकि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए केवल, क्योंकि उपराष्ट्रपति आर्टिकल 64 के अनुसार राज्यसभा का सभापति होता है, तो उसको हटाने की जिम्मेदारी भी किसकी है? राज्यसभा के लोगों की, राज्यसभा के सदस्यों की। तो राज्यसभा के सदस्य एक ऐसा संकल्प पारित करें जो बहुमत से पारित होना चाहिए। यदि राज्यसभा के सदस्य, मेंबर ऑफ राज्यसभा, यदि एक एज अ रिजोल्यूशन बहुमत से पारित कर देते हैं, और राज्यसभा के टोटल मेंबर कितने हैं? 245, तो 245 का 2/3 कितना हो गया? लगभग उतने सदस्य चाहिए इस रेजोल्यूशन को पास करने में। और उसी समय, और राज्यसभा से कोई संकल्प यदि रेजोल्यूशन से पास हो जाता है और लोकसभा की सहमति होती है, तो उपराष्ट्रपति अपना पद छोड़ देता है, यानी राज्यसभा के सभापति के तौर पर। ठीक है, तो लिख दें, हटाने के लिए महाभियोग की जरूरत नहीं है, क्योंकि राज्यसभा के, देखेंगे, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा
यदि ऐसा कोई संकल्प या रिजोल्यूशन, ऐसा कोई संकल्प बहुमत से पारित किया जाए, बहुमत से पारित कर दिया जाए, बहुमत से पारित कर दिया जाए, पारित कर दिया जाए, जैसे आपको पता है 245 का भी 2/3, ठीक है, पारित कर दिया जाए तो, और लोकसभा की सहमति, और केवल लोकसभा की सहमति की आवश्यकता है, लोकसभा की सहमति से भी, लोकसभा की सहमति से उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, उसके पद से हटाया जा सकता है। चलिए, तो ये आपको बात समझ में आ गई, बहुत अच्छे। यानी राज्यसभा का विशेष बहुमत चाहिए होता है बच्चों, और लोकसभा की सहमति। सहमति का मतलब है कि आप टोटल मेंबर का 1/3 भी ले आओ तो सहमति है। लोकसभा की सहमति का इन द सेंस कहना चाह रहा हूं कि 543 का भी आप 1/3 ला के रख देते हो तो वो सहमति में ही आ जाता है। चलिए, तो महाभियोग की आवश्यकता नहीं, मृत्यु कारण बीमारी। अब कहेंगे सर मान लो उपराष्ट्रपति ने 5 वर्ष पहले ही किसी भी कारणवश स्वेच्छा से त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे भी दिया, तो अब उपराष्ट्रपति के पद पर बैठेगा कौन? क्योंकि उपराष्ट्रपति ने यदि त्यागपत्र उपराष्ट्रपति दे रहा है, तो उपराष्ट्रपति ने त्यागपत्र दिया, इसका मतलब एक व्यक्ति उपराष्ट्रपति भी था और सभापति भी था। जब वो जाएगा तो वो ना ये रहेगा ना ये रहेगा, पहली बात तो ठीक है। यदि मान लो कल राज्यसभा के सदस्य बहुमत से कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास कर दें जो उपराष्ट्रपति को हटा देता है, ठीक है, तो राज्यसभा के सदस्यों ने जब पास किया है तो राज्यसभा के सभापति के लिए किया है। अब जब राज्यसभा का सभापति नहीं, यानी देश का उपराष्ट्रपति भी नहीं, ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं लेकिन दो काम हैं, तो दोनों क्या हैं? आपस में हट जाते हैं। कल को ये मत कहना सर राज्यसभा के सदस्यों ने राज्यसभा के सभापति को हटाया है, उपराष्ट्रपति को नहीं हटाया, एक ही व्यक्ति है ये, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उपराष्ट्रपति की जगह जो कि राज्यसभा का सभापति होता है उसकी जगह कौन आएगा? मैं बताऊं कौन आएगा? इसमें यह आएगा राज्यसभा का उपसभापति ही राज्यसभा का सभापति बनेगा, और राज्यसभा का सभापति जो होगा वो ऑटोमेटिकली देश का उपराष्ट्रपति हो जाएगा। बात खत्म। छोटी सी बात, चुनाव कराने की जरूरत ही नहीं है। हां, चुनाव होंगे, 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाएंगे, लेकिन उस समय राज्यसभा का उपसभापति सभापति के तौर पर काम करेगा, और तब तक करेगा जब तक कि देश का उपराष्ट्रपति चुनकर नहीं आ जाता। दैट्स इट, बस बात खत्म। इतनी से समझनी है आपको, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 69 की तरफ। अब देखिए, तो अब आते हैं हम अनुच्छेद 69 पे, और अनुच्छेद 69 केवल इतना कहता है, अनुच्छेद 69 में यह बताया जाता है कि उपराष्ट्रपति जो हैं, आप 69 करके 97 लिखिए क्योंकि दोनों सिमिलर हैं लगभग, तो 97 ठीक रहेगा। इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बाद 97 आर्टिकल ये कहता है, एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया एसएससी में या यूपीएससी में पूछा गया था, लेकिन मुझे क्वेश्चन याद है, मुझे कहां आया क्वेश्चन ये नहीं पता। अब कई सारी चीजें देखते हैं तो भूल गया मैं थोड़ा सा कि क्वेश्चन किस जगह आया था। एक क्वेश्चन था कि भारत का उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, वह किस रूप में अपना वेतन भत्ता प्राप्त करता है? मुझे बताइए। एक व्यक्ति है लेकिन दो अलग अलग पद का नाम है, दो पद अलग हैं लेकिन एक ही व्यक्ति है, कि देश का उपराष्ट्रपति जो होता है वो उपराष्ट्रपति के तौर पर वेतन भत्ते प्राप्त करता है या राज्यसभा के सभापति के तौर पर वेतन भत्ते प्राप्त करता है? सैलरी उतनी ही है, सैलरी में कोई अंतर नहीं है। मैं आपको बताऊं, संविधान के अनुसार भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का सभापति होता है। याद रखना कि देश का उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के तौर पर नहीं बल्कि राज्यसभा के सभापति के तौर पर
सारे वेतन भत्ते प्राप्त करता है। तो आप लिख सकते हैं अनुच्छेद 97 में, अनुच्छेद 97 में कि देश का उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के तौर पर नहीं, देश का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति के तौर पर, राज्यसभा के सभापति के तौर पर, सभापति के रूप में सभी वेतन भत्ते प्राप्त करता है, के रूप में सभी वेतन भत्ते प्राप्त करता है, सभी वेतन कॉमा भत्ते प्राप्त करता है, भत्ते प्राप्त करता है। समझे? कल को ये मत बोल देना कि सर देश के उपराष्ट्रपति की सैलरी बताइए, मैं तो नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि देश के उपराष्ट्रपति की कोई सैलरी नहीं होती, उपराष्ट्रपति की नहीं होती। हाँ, राज्यसभा के सभापति की होती है सैलरी, मैं वो बता सकता हूं। कितनी होती है? 3.5 लाख, 4 लाख, सॉरी 4 लाख होती है, इतना मुझे पता है। और राष्ट्रपति की 5 लाख होती है, 1 लाख कम मान जाती है। ठीक है, चलिए, तो 4 लाख होती है इसकी सैलरी। तो शेर जो वेतन है वो वेतन लगभग कितना बैठता है? वेतन बैठता है 4 लाख रुपए। चलिए, उसके अलावा 97 आर्टिकल आपका हो गया, बहुत अच्छे। चलिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि देश का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति जरूर होता है, लेकिन राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। इस बात को यहां पर कोट कर लेना, दिमाग में बैठा लेना आप चाहे तो, ठीक है। और इसको मैं लास्ट में ही लिखवाऊंगा, तो आप लिख दीजिए, अब हेडिंग, सभी हेडिंग डालेंगे, उपराष्ट्रपति का चुनाव, और इसमें कोई आर्टिकल नहीं है, उपराष्ट्रपति पद का चुनाव, उपराष्ट्रपति पद का चुनाव। अच्छा, मुझे बताइए उपराष्ट्रपति पद का चुनाव कौन कौन हिस्सा लेता है? देखो, उपराष्ट्रपति पद का चुनाव कैसे होता है, आप मुझे बताइए। राष्ट्रपति के चुनाव में मैंने कौन कौन लोगों को पार्टिसिपेट किया था? देखो, राष्ट्रपति के चुनाव में जब मैं बात कर रहा था, मैं यहां पर लिखूंगा इलेक्शन फॉर प्रेसिडेंट। तो आप मुझे बताना, इलेक्शन फॉर प्रेसिडेंट। तो इलेक्शन फॉर प्रेसिडेंट में मुझे एक चीज बताएं कि मैंने पहले कौन सी बात की थी, कौन कौन लोग भाग लेते हैं इसमें? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? संसद के दोनों सदनों के, लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, यानी ऑल इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। ये तो थे, बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, कि ऑल इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। एक तो ये था, इसमें नॉमिनेटेड नहीं आते बच्चों। ठीक है, चलिए, दूसरी बात मैं आपसे करता हूं कि दूसरे लोग कौन थे? दूसरे लोग थे कि वह, यानी सभी राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, यानी ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबली। तो आप कह सकते हैं कि ऑल इलेक्टेड मेंबर ऑफ ऑल स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑल इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी सभी राज्यों के, यानी राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। चलिए, उसके अलावा तीसरे लोग कौन थे? तीसरे लोग थे कि वह केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा मौजूद है, जहां लेजिस्लेटिव असेंबली है, जैसे कि दिल्ली की विधानसभा सब जानते हैं दिल्ली में ही है। तो दिल्ली की विधानसभा, पुडुचेरी की विधानसभा, और अभी तो जम्मू कश्मीर की बन चुकी है उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में, तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा। तो ऐसी यूनियन टेरिटरीज जहां विधानसभा मौजूद है, तो उनके सभी निर्वाचित सदस्य, ठीक है, जैसे कि ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ यूटीज लेजिस्लेटिव असेंबली।
तो यहां भी लिख दे दीजिए कि ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ यूटीज लेजिस्लेटिव असेंबली, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। तो ये सारे लोग भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। मनोनीत यानी नॉमिनेटेड लोग और विधान परिषद के लोग नहीं आते इसमें, लेजिस्लेटिव काउंसिल के लोग नहीं आते इसमें, जबकि हमारे भारत के 6 राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल काम करती है, असेंबली के अलावा भी, उसके लोग नहीं आते इसमें। तो इसमें नॉमिनेटेड नहीं है और लेजिस्लेटिव काउंसिल के लोग नहीं है, ठीक है, सारे इलेक्टेड हैं। अच्छा, तो ये तो थे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में मैं आपको बता दूं कि चुनाव में केवल और केवल संसद भाग लेती है, केवल और केवल संसद, वो भी संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित और सभी मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा कि चुनाव में संसद और संसद में दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा, और लोकसभा और राज्यसभा में 2 प्रकार के सदस्य हैं। इसमें तो आते हैं सभी निर्वाचित यानी निर्वाचित लोग आते हैं इसमें। तो चलिए, अब इसमें मनोनीत को हटा दिया गया है, ठीक है। अब इसमें कौन आते हैं? इसमें 2 तरीके के आते हैं, एक आते हैं इलेक्टेड और एक आता है नॉमिनेटेड, एक आते हैं नॉमिनेटेड। तो राज्य संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित और सभी मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो आप लिख सकते हैं, इसको स्टेटमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है, कि संसद के दोनों सदनों के यानी बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, दोनों सदनों के सभी निर्वाचित यानी सभी इलेक्टेड, सभी निर्वाचित प्लस मनोनीत सदस्य, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। अब आपसे मैं पूछ लूं क्वेश्चन के रूप में कि यह बताइए कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? तो आपका आंसर होना चाहिए सर, कौन भाग नहीं लेता है। देखिए, अब यहां से इसकी तुलना करिए, ऑल इलेक्टेड मेंबर्स कौन भाग नहीं लेता है ये बताना है। तो एक तो स्टेट वाली भाग नहीं लेती है, तो आप लिख सकते हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, कोई भाग नहीं लेगा। यानी चाहे राज्य हो चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो, दोनों की विधानसभाएं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकती। दैट्स इट। कल को मैं बोलूं कि आप राजस्थान से हैं, आप दिल्ली से हैं, दिल्ली की विधानसभा क्या उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगी? तो आपका आंसर होना चाहिए सर नहीं ले सकती, बिल्कुल नहीं ले सकती, बिल्कुल मना है। चलिए अब आते हैं, और उपराष्ट्रपति के चुनाव, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो किस पद्धति से होता है? वो राष्ट्रपति की पद्धति से होता है। और उपराष्ट्रपति का चुनाव लिखेंगे, इसका चुनाव कौन कराता है? इसका चुनाव कराने की जिम्मेदारी भारत का निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और भारत का निर्वाचन आयोग हमारे संविधान के भाग 15 में आता है, इसको जानकारी के लिए लिख लें, भाग 15 में। और अनुच्छेद है कौन से? अनुच्छेद है आर्टिकल 324 से लेके 329 आर्टिकल तक आता है जी, भारत का निर्वाचन आयोग। दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑफ द इंडिया। चलिए, और इसका चुनाव भारत का निर्वाचन आयोग कराता है, और इसका चुनाव की पद्धति का नाम है आनुपातिक प्रतिनिधित्व संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली। उपराष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति का नाम भी वही है जो राष्ट्रपति का था। तो लिख सकते हैं कि आनुपातिक एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान अप्रत्यक्ष प्रणाली। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं, और उपराष्ट्रपति का चैप्टर पूरा फिनिश हो गया आपका। इसी में से पेपर देखो, उपराष्ट्रपति का चैप्टर भले ही छोटा हो लेकिन कॉन्सेप्चुअल बहुत ज्यादा है, और कॉन्सेप्चुअल होने के लिए उपराष्ट्रपति में से कोई भी क्वेश्चन ऐसा घूम गया तो आपकी जो बुद्धि घूम जाएगी एग्जाम हॉल में, तो ये मान लेना कि आपकी लाइफ घूम जाएगी बस। और लाइफ 2 ही तरीके से घूम सकती है,
या तो ऐसे घूमी तो समझ लेना कि भंडारा हो चुका है, मतलब खत्म, और ऐसे आगे घूमी तो समझ लो कि नाम सिलेक्शन में आना है। आर पार की लड़ाई होती है एग्जाम हॉल से बाहर निकलकर, बीच का रास्ता नहीं होता। या तो लोग ये कहते हैं कि हो जाएगा, लोग ये कहते हैं कि नहीं होगा, और जो लोग कहते हैं कि देखते हैं उनका जरूर होता है भाई साहब। चलिए खैर कोई नहीं, ये आपकी मेहनत पर निर्भर करता है कि आपकी मेहनत कैसी है, आपका स्ट्रगल और आपका फेस कैसा चल रहा है, लाइक ऑल दैट, है ना। चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे जल्दी ही और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगला चैप्टर हमारा पॉलिटी में होगा प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। चलिए तो जल्दी मिलते हैं आपसे संविधान के भाग 5 को आगे बढ़ाते हुए अगले लेक्चर में, और सभी खुश रहिए, और सभी को मेरे संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं फिर से, क्योंकि आज हमारे संविधान को 75 वर्ष हो चुके हैं अपनाए गए और लागू हुए संविधान को 75 ईयर्स, और इसलिए आज हमारे पूरे देश में सरकार इसका जश्न मना रही है, सेलिब्रेट कर रही है। मैंने अभी कुछ समय पहले सोशल मीडिया पे एक पिक्चर्स देखी, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी, सारे लोग उसमें मौजूद थे। तो ये एक बहुत अच्छी बात भी है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की इमेज को बता के लोगों को जाहिर करते हैं कि आज भी हम संविधान के दायरे में रहकर काम कर रही है सरकार, और अच्छा ही कर रही है। चलिए तो मैं सरकार को भी और सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को याद करते हुए मैं उनकी स्मृति में उनको भी ये हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने हमारे देश के लिए इतना अच्छा संविधान लिखा कि जिसमें सभी लोगों की बराबर की हिस्सेदारी और बराबर की भागीदारी है। सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत।